Dear students, welcome to our next lecture, which is on the topic general linear transformations. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे जो कि है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया ये है कि अगर हमारे पास r पावर n एक वेक्टर स्पेस हो और r पावर m दूसरी वेक्टर स्पेस हो और कैपिटल A एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करे, तो हमारे पास T सब A एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हम डिफ़ाइन करते हैं T सब A ऑफ x इज़ इक्वल टू A इंटू एक्स। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास x जो है वो एलिमेंट है r पावर n का। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इस एलिमेंट को लिखें तो इसमें n रोज़ होंगी और 1 कॉलम होगा। और ये जो कैपिटल A है ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m/n। तो जब हम कैपिटल A को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसका ऑर्डर होगा m/1। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा जो कि r पावर m का एलिमेंट होगा। तो ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है इसे हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें कैपिटल A का मेजर रोल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वी सब्सिक्वेंटली established in theorem 1.8.3 that the matrix transformations are precisely the linear transformations from r power n to r power m, that is the transformation with the linearity property t of u plus v is equal to t of u plus t of v and t of k times u is equal to k into t of u। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है जो पिछले चैप्टर्स के अंदर थ्योरम है, आप इसे देख के इस चीज़ को वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाता है। तो ये जो हम अभी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे ये भी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का एक पार्टिकुलर केस है। इसलिए हम आज जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उस केस के अंदर हम किस किस तरह की डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा असल मकसद साथ ये भी है कि लीनियर ऑपरेटर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इसलिए आपने देखना है कि इस लेक्चर में लीनियर ऑपरेटर्स कहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की डेफिनेशन देखते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन 1, जिसमें कहा जा रहा है इफ़ t from V to W is a transformation from vector space V to a vector space W, then capital T is called a linear transformation from capital V to capital W if the following two properties hold for all vectors U and V in capital V and for all scalars K। तो कैपिटल T जो है, आप सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कब कहला रही है, जब ये हमने डिफ़ाइन की हुई है एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस के ऊपर फ्रॉम V टू W। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन है t ऑफ k टाइम्स u इज़ इक्वल टू k इंटू टी ऑफ u, कि अगर हम k जो हमारे पास एक स्केलर है उसे हम u से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास वेक्टर बनेगा उस पे हम t को ऑपरेट करें तो उसका आंसर सेम होना चाहिए कि अगर हम t को u पे ऑपरेट करके जो आउटपुट आए उसे k से मल्टीप्लाई करें। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फ़र्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसे हम होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन ये है कि t टाइम्स t ऑफ u प्लस v इज़ इक्वल टू t ऑफ u प्लस टी ऑफ वी, कि अगर हम दो वेक्टर्स का सम लेके उस पे t को ऑपरेट करें तो जो आउटपुट आए वो सेम होनी चाहिए कि अगर हम t को u पे अलहदा और v पे अलहदा ऑपरेट करके उन दोनों का सम ले लें। तो इसे हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। इन द स्पेशल केस व्हेन v इक्वल टू w द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज़ कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर ऑन द वेक्टर स्पेस कैपिटल V।
तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। जब v इक्वल टू w हो तो उस केस में हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर कहलाती है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट लीनियर ऑपरेटर्स डिफाइन कर सकते हैं बाय नोइंग द आइडिया ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसका मतलब ये है, आप यहाँ से इस चीज़ को पिक कर सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का आइडिया जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर आइडिया है। लीनियर ऑपरेटर्स का आइडिया जो है वो एक पार्टिकुलर केस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के केस का। यहाँ पे कहा जा रहा है द होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम v to w कैन बी यूज्ड इन कम्बिनेशन टू शो दैट इफ़ v1 and v2 are vectors in capital V and k1 and k2 are any scalars, then t of k1 v1 plus k2 v2 is equal to k1 into t of v1 plus k2 into t of v2। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने जो अभी डेफिनेशन के अंदर दो कंडीशंस देखी हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, जिनमें से फर्स्ट वन होमोजेनिटी कंडीशन कहलाती है और सेकंड एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम उन दो कंडीशंस को सेपरेटली चेक करने के बजाय अगर एक ही कंडीशन के अंदर इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करवा लें तो फिर भी हमारे पास ये जो टी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और वो कंडीशन ये है कि हम दो वेक्टर लें v के, कैपिटल V के, और वो वेक्टर हैं v1 v2, और दो स्केलर्स ले लें k1 और k2। तो हमारे पास ये जो t फंक्शन है इसे हम ऑपरेट करें किस पे, k1 v1 प्लस k2 v2 पे, और हम इससे जो आउटपुट है उसे लिख सकें k1 इंटू टी ऑफ v1 प्लस k2 इंटू टी ऑफ v2। तो अगर हम ऐसे लिख सकें तो फिर हमारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है t ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। इसका आइडिया अगर हम जनरलाइज करें तो वो कुछ इस तरह होगा कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस v के अंदर वेक्टर्स हों v1 v2 अप टू vr और स्केलर्स हों k1 k2 अप टू kr, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होनी चाहिए विच इज़ t ऑफ k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस kr vr इज़ इक्वल टू k1 इंटू टी ऑफ v1 प्लस k2 इंटू टी ऑफ v2 प्लस अप टू सो ऑन kr इंटू टी ऑफ vr। तो हमारे पास अगर ये इक्वेशन होल्ड करे जनरली तो फिर हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन t होगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आई होप यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको अगर आसानी लगे तो जो डेफिनेशन के अंदर दो कंडीशंस मौजूद हैं आप उन्हें सेटिस्फाई करवा लें तो फिर भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और अगर आप इस इक्वेशन को जो कि ज़्यादा जनरल फॉर्म में इक्वेशन 1 की फॉर्म में लिखी हुई है इससे अगर सेटिस्फाई करवा दें तो फिर भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब हम इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ t फ्रॉम v to w इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन t ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 and t of u minus v is equal to t of u minus t of v for all u and v in capital V। तो अब यहाँ पे v और w वेक्टर स्पेसेस हैं और t हमने v to w डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो ये दो रिज़ल्ट्स होल्ड करेंगे। वो क्या है कि ये जो ज़ीरो वेक्टर v का है, v का ज़ीरो वेक्टर उस पे जब t ऑपरेट होगा तो जो आउटपुट आएगी वो w का ज़ीरो वेक्टर आएगा, और u माइनस v जो कि v का एलिमेंट है इस पे जब t ऑपरेट होगा तो हम इसे लिख सकते हैं t ऑफ u माइनस t ऑफ v। तो t ऑफ u माइनस t ऑफ v w का एलिमेंट होगा फॉर ऑल u एंड v इन कैपिटल V। तो हम इनका प्रूफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट जो t ऑफ 0 इक्वल टू 0 है इसका प्रूफ बड़ा ऑब्वियस है। यहाँ पे कहा जा रहा है लेट u बी एनी वेक्टर इन कैपिटल V सिंस 0 इंटू u इज़ इक्वल टू 0 इट फॉलोज़ फ्रॉम द होमोजेनिटी प्रॉपर्टी इन डेफिनेशन 1 दैट t of 0 is equal to t of 0 into u which is equal to 0 into t of u which is equal to 0। तो आप देखें कि हम अगर t को ऑपरेट करें 0 पे जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे गिवन है, हमने राइट हैंड साइड बनानी है, तो हम इस 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू यू
क्योंकि ये भी ज़ीरो के इक्वल है जो कि हमने यहाँ पे लिखा वेक्टर स्पेस के अंदर। तो यहाँ से आप देखें तो हमारे पास जो डेफिनेशन के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी थी कि हम ये जो ज़ीरो स्केलर है इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो इसे अगर बाहर निकाल लें तो बाकी हमारे पास बचेगा टी ऑफ़ यू। तो टी ऑफ़ यू जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो ही आएगी। तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरह से प्रूव हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसे प्रूव करने के लिए आप देखें, वी कैन प्रूव पार्ट बी बाय rewriting t of u minus v as t of u minus v is equal to t of u plus minus 1 into v। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से माइनस v की जगह प्लस इंटू माइनस 1 इंटू वी लिख लिया क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से आप अगर, चूँकि ये गिवन है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए हम डेफिनेशन की फ़र्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो हम इसे लिख सकते हैं टी ऑफ़ यू प्लस टी ऑफ माइनस 1 इंटू वी, और फिर सेकंड प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो माइनस 1 को बाहर निकाल सकते हैं और ये बन जाएगा माइनस 1 इंटू टी ऑफ़ वी। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा टी ऑफ़ यू माइनस टी ऑफ़ वी। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो इसमें हमारी फ़र्स्ट एग्जांपल ही मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की है जो हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे। तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो हमने डिफ़ाइन की थी, टी सब ए ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स, वेयर ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and TA is defined from r power n to r power m, where r power n and r power n are vector spaces. Then t sub a of x which is equal to a into x is a linear transformation. तो ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसमें v इक्वल टू आर पावर n है और w इक्वल टू आर पावर m है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है ये है द ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। Let v and w be any two vector spaces, the mapping t from v to w such that t of v equal to 0 for every v in capital V is a linear transformation called the zero transformation. तो हमारे पास v और w अगर कोई भी वेक्टर स्पेसेस हों तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है जिसे हम ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि हर दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान डिफ़ाइन की जा सकती है और ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ये डिफ़ाइंड इस तरह है टी ऑफ़ वी इक्वल टू ज़ीरो। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह है, लेकिन यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब भी आपको दो वेक्टर स्पेसेस गिवन हों तो आप उनके दरमियान एटलीस्ट वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो क्या है, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है टू सी दैट टी इज़ लीनियर ऑब्जर्व दैट टी ऑफ़ यू प्लस वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। Similarly, t of u is equal to 0, t of v is equal to 0, and t of k u is equal to 0. That means t of u plus v is equal to 0. 0 can be written as 0 plus 0. So, one 0 corresponds to t of u and the second 0 will correspond to t of v. So, we can write t of u plus v equal to t of u plus t of v. I hope यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसी तरह अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ पे टी ऑफ के यू अगर हम एज्यूम कर लें तो ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ पे ज़ीरो जो है उसे मैं लिख सकता हूँ के इंटू ज़ीरो, और उसके बाद ये जो ज़ीरो है उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूँगा टी ऑफ़ यू, तो के इंटू टी ऑफ़ यू बन जाएगा। सो टी ऑफ़ के यू इज़ इक्वल टू के इंटू टी ऑफ़ यू। दैट मीन्स द सेकेंड प्रॉपर्टी, द सेकेंड कंडीशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ सेटिस्फाइंग। सो आवर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ वी इक्वल टू ज़ीरो is a linear transformation which is called the zero transformation. तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी। इसके बाद हमारी थर्ड एग्जांपल है द आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देखें कि अब हम एक ऑपरेटर को भी डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कैसे डिफ़ाइन हो रहा है, लेट वी बी एनी वेक्टर स्पेस, द मैपिंग आई फ्रॉम वी टू वी डिफाइंड बाय आई ऑफ वी इक्वल टू वी इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन कैपिटल वी। We will leave it for you to verify that I is linear. तो यहाँ पे
आप देखें कि v अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस हो तो हम उस वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस पे एक ऑपरेटर, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसे हम i का नाम देते हैं, और ये डिफ़ाइंड ऐसे है i ऑफ v इक्वल टू v। और ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए ये लीनियर ऑपरेटर कहलाती है। लीनियर ऑपरेटर किस वजह से कहलाती है? क्योंकि ये सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड है। मींस इसकी डोमेन और इसकी रेंज की एंट्रीज सेम हैं। इसके बाद आप अगर यहाँ पे गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मेरे पास ये डेफिनेशन हो आई ऑफ वी इक्वल टू वी, तो मैं v के दो एलिमेंट्स ले लूँ, v1 और v2। तो i जब ऑपरेट होगा v1 प्लस v2 पे, तो अगेन हमें v1 प्लस v2 ही देखा। v1 किसके इक्वल होगा? i ऑफ v1, और v2 किसके इक्वल होगा? i ऑफ v2। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि i ऑफ v1 प्लस v2 इज़ इक्वल टू i ऑफ v1 प्लस i ऑफ v2। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है किसकी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आप स्केलर k कंसिडर करें, तो k टाइम्स v पे जब i को ऑपरेट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? वो k टाइम्स v के ही इक्वल होगा, और v को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे i ऑफ v की फॉर्म में। तो इसलिए i ऑफ k टाइम्स v विल बी इक्वल टू k इंटू i ऑफ v। सो द बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग फॉर a transformation to be linear, so the identity operator is a linear transformation. I hope आपको इसका आइडिया यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन एग्जांपल है डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास अगेन यूज़फुल आइडियाज़ हैं ऑपरेटर्स के, जो इन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। और ये किस तरह से डिफाइंड है इसे आप देखें। इफ़ कैपिटल V इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड K इज़ एनी स्केलर, then the mapping T from V to V given by T of x is equal to K times x is a linear operator on V. For if C is any scalar and if U and V are any vectors in capital V, then T of Cu is equal to K into Cu, which is equal to C into Ku, which is equal to C into T of U. Similarly, the second condition is T of U plus V, which is equal to K into U plus V, which is equal to K into U plus K into V, which is equal to T of U plus T of V. तो आप डेफिनेशन को देखते हुए यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमने स्केलर लिया C और दो वेक्टर्स ले लिए U और V, जो कि कैपिटल V के एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, जो कि इस ऑपरेटर को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रही हैं। इसके बाद यहाँ पे चूँकि हमने इसे लीनियर तो प्रूव कर लिया है, अगर ये जो स्केलर k मल्टीप्लाई हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अगर ये k ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो t हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। और अगर हमारे पास ये जो k है ये ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है मींस ऑपरेटर t ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स x, ये हमारे पास डायलेशन ऑफ v विद अ फैक्टर k है। तो इसे हम फिर डायलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें कि जब k 0 और 1 के दरमियान होगा उस केस में डायलेशन ऑपरेटर होगा, और जब k ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में ये जो t हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है ये डायलेशन ऑपरेटर होगा, और दोनों केसेस में ये विद अ फैक्टर k होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Pn टू Pn+1। तो ये हम वेक्टर स्पेसेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि Pn इज़ अ वेक्टर स्पेस containing all polynomials of degree less than or equal to n. Similarly, Pn+1 is a vector space containing all polynomials of degree less than or equal to n+1. और अगर आप डायमेंशंस को भी इसके साथ कैलकुलेट करें तो Pn की डायमेंशन होगी n+1 और Pn+1 की डायमेंशन होगी n+2। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि Pn के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं और Pn+1 के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं।
क्योंकि हमने जब यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करना है तो हम यहाँ से इनके एलिमेंट्स पे फिर ऑपरेटर करके देखेंगे कि टी ऑपरेट हो रहा है तो क्या वो पी एन के एलिमेंट पे ही ऑपरेट हो रहा है, और जो आउटपुट आ रही है क्या वो पी एन प्लस वन की ही आउटपुट है, उसमें मौजूद है या नहीं है। इसलिए ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि लेट p इक्वल टू पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस अप टू सो वन प्लस सी एन एक्स पावर एन बी अ पॉलिनोमियल इन पी एन। तो ये हमने p जो है ये पी एन का एक एलिमेंट ले लिया है। डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम पी एन टू पी एन प्लस वन बाय t ऑफ p इज़ इक्वल टू t ऑफ p ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x इंटू पी ऑफ x। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि p एलिमेंट लें पी एन का, उस पर जब हम t को ऑपरेट करेंगे तो ये जो पोलिनोमियल p ऑफ x है इसे हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया p ऑफ x के साथ, और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी, इस सारे पोलिनोमियल को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी नॉट एक्स प्लस सी वन एक्स पावर टू प्लस अप टू सो वन सी एन एक्स पावर एन प्लस वन। तो आप देख लें कि जो आउटपुट हमारे पास आ रही है इट इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n प्लस वन। तो ये पी एन प्लस वन का एलिमेंट है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लीनियर बिकॉज फॉर एनी स्केलर k एंड एनी पोलिनोमियल्स p1 एंड p2 इन pn we have t of k times p which is equal to t of k into p of x is equal to x into k of p of x which is equal to k into x times p of x which is equal to k into t of p। तो यहाँ पे आपने ये एलिमेंट पूरा नहीं लिखना, बल्कि हम जस्ट p of x की फॉर्म में अगर इसे लिखें तो आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद अगर हम p1 और p2 का सम ले लें, ये दो पोलिनोमियल्स हैं, इस पर t को ऑपरेट करें तो क्या होगा, p1 जो है वो p1 ऑफ x के इक्वल है और p2 p2 ऑफ x के इक्वल है। तो इन दोनों का सम है, इस पर t को ऑपरेट करें तो ये किसके इक्वल होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन दिस विल बी इक्वल टू x इंटू p1 ऑफ x प्लस p2 ऑफ x। आप x को अलग-अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक बन जाएगा x इंटू p1 ऑफ x प्लस दूसरा बन जाएगा x इंटू p2 ऑफ x। तो ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है ये रिप्रेजेंट कर रही है t ऑफ p1 और जो सेकंड क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है t ऑफ p2 और बीच में सम का साइन है। तो आपने देखा कि यहाँ से हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये है, ये जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी t ऑफ p इक्वल टू x इंटू p ऑफ x, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप इस तरह करें कि आप कमेंट्स के अंदर pn टू pn प्लस वन एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन करें जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो। मैंने कह दिया है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने ऐसी डेफिनेशन लिखनी है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें कहा जा रहा है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे अब एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन करेंगे जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी और इसमें डॉट प्रोडक्ट भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है लेट वी नॉट बी एनी फिक्स्ड वेक्टर इन आर पावर एन एंड लेट टी फ्रॉम आर पावर एन टू आर बी द ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देख लें, इस चीज़ पे गौर करें कि एक साइड पे हमने जो वेक्टर स्पेस दी है वो है आर पावर एन और दूसरी साइड पे जो वेक्टर स्पेस है वो जस्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स है आर। तो अब देखें कि हम टी को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। वी नॉट किसका एलिमेंट है, ये आर पावर एन का एलिमेंट है, एक फिक्स्ड वेक्टर है वी नॉट। यहाँ पे अगर x एलिमेंट हो आर पावर एन का तो आपको पता है कि x जो है इसके अंदर n टपल्स होंगे। वी नॉट ये भी आर पावर एन का एक फिक्स्ड वेक्टर है, इसमें भी n टपल्स होंगे। तो हम इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं और t ऑफ x हमने डिफ़ाइन किया है दैट इज़ इक्वल टू x डॉट वी नॉट। और आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं दो वेक्टर्स का तो जो आउटपुट आती है दैट will be a scalar quantity means a real number। तो यहाँ से जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो R का एलिमेंट होगा। तो इसलिए ये हमारी जो डेफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। That maps a vector x to its dot product with v naught।
This transformation is linear for if k is any scalar and if u and v are any vectors in R power n, then it follows from properties of the dot product in theorem 3.2.2 that T of ku is equal to k of u dot v naught, which is equal to k into u dot v naught, which is equal to k into T of u. Similarly, the second condition is T of u plus v, which is equal to u plus v dot v naught, which can be written as u dot v naught plus v dot v naught, which is equal to T of u plus T of v. तो हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है, जिनके थ्रू हमने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन T है, जो हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफ़ाइन की, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ऑन मैट्रिक्स स्पेसेस. तो यहाँ पे एज्यूम करें कि कैपिटल M ऑफ n by n be the vector space of n by n matrices. In each part determine whether the transformation is linear. तो हमारे पास वेक्टर स्पेस है कौन सी, मैट्रिसेस की, जिसमें सारे मैट्रिसेस n by n ऑर्डर के हैं. इस पे हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह डिफाइन की है कि T1 when operates on A gives its transpose A transpose. और दूसरी डेफिनेशन है T2 when operates on A gives determinant of A. तो हम अब चेक करेंगे कि क्या ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या नहीं हैं. इसमें सबसे पहले फर्स्ट वन को चेक करते हैं, जिसमें हम जब A के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो आउटपुट जो आती है वो उसका ट्रांसपोज होती है. तो अगर A का ऑर्डर होगा n by n, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर भी n by n होगा. इसका मतलब ये है हम सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं. इट फॉलोज फ्रॉम पार्ट B एंड D ऑफ थ्योरम 1.4.8 दैट, अब यहाँ पे ये कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं मैट्रिसेस के, उनसे रिलेटेड थ्योरम्स यहाँ पे रेफ़र किए जा रहे हैं. अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हों तो आप इन्हें इस बुक के अंदर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये रिज़ल्ट बता दूँगा जो कि ऑब्वियस से हैं. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट डेफिनेशन चेक करते हुए, फर्स्ट कंडीशन T1 when operates on k times A where k is a scalar, then the definition says k into A whole transpose which is equal to k into A transpose which is equal to k into T1 of A. तो अगर हमारे पास k एक स्केलर हो जो कि मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k टाइम्स A का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो k इंटू A ट्रांसपोज. अब हम A ट्रांसपोज की जगह लिख सकते हैं T1 ऑफ A. इसका मतलब ये है हमने T1 ऑफ k टाइम्स A को लिख लिया k इंटू T1 ऑफ A. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी. सेकंड कंडीशन के लिए T1 when operates on A plus B gives A plus B whole transpose. We know that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose, which means this A transpose can be written as T1 of A and B transpose can be written as T1 of B. So our both conditions of linear transformation are satisfying in this case, so T1 is a linear transformation. Now in the second part, it follows from formula 1 of section 2.3 that if you want you can refer to this formula in section 2.3. Here T2 when operates on k times A, that gives the determinant of k times A, because we define T2 of A as determinant of A. But from the property of determinants, determinant of k times A is equal to k power n into determinant of A. So we cannot write T2 of k times A equal to k into T2 of A, because of determinant we wrote it as k power n into T2 of A. So this definition, which includes determinant of A, does not make the transformation a linear transformation. So T2 is not a homogeneous and hence not linear for n greater than 1. Note that additivity also fails because we showed in example 1 of section 2.3 that determinant of A plus B and determinant of A and determinant of B are not generally equal.
तो जब भी आपने किसी चीज़ को डिसप्रूव करना हो तो उसके लिए एक काउंटर एग्जांपल या किसी एक कंडीशन का फेल हो जाना भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती जो कि यहाँ पे बता दिया गया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो आई होप आपको अगर मैट्रिसेस का आइडिया क्लियर होगा तो आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस और को चेक कर सकेंगे कि ये लीनियर हैं या नहीं हैं। इसके अलावा भी आप कई और ट्रांसफॉर्मेशंस डिफ़ाइन कर सकते हैं मैट्रिसेस के ऊपर, जिनमें से काफ़ी होंगी जो लीनियर होंगी और इन्फिनिटली मैनी ऐसी हैं जो कि लीनियर नहीं हैं।